नमस्कार, मैं हूं वंदना चंदेल। प्राइमेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। बीजेपी पूरे जोश और खरोश के साथ चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। देश भर में सम्मेलन का आयोजन कर रखे हैं, कार्यकर्ताओं में उमंग भरी जा रही है। बीजेपी ने मोदी को सिरमौर बना दिया, पार्टी मंथन दर मंथन कर रखी है, लेकिन बीजेपी अब भी मोदी को लेकर फाइनल डिसीजन लेने की स्थिति में नहीं नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि पार्टी के अंदर असमंजस है, ऊहापोह की स्थिति है, और ये कितना सच है, इस सच की पड़ताल आज करेंगे प्राइमेट में। बीजेपी और संघ नेताओं के बीच करीब 6 घंटे तक बैठक चली, पर किसी भी राजनीतिक मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं हुई। यानी नरेंद्र मोदी को पीएम दावेदारी का जो बात कही जा रही थी कि उन्हें इस पद की दावेदारी सौंपे भी या नहीं सौंपे, ये मुद्दा एक बार फिर फाइनल नहीं हो पाया। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि बीजेपी कब मोदी को प्रधानमंत्री घोषित करेगी और क्यों बार बार वो संघ की शरण में नजर आती है। गुरुवार को बीजेपी और संघ के नेताओं के बीच दिल्ली में अहम बैठक हुई। बैठक से पहले अंदाज लगाया जा रहा था कि इस बार मोदी को लेकर फुल एंड फाइनल डिसीजन कर लिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मोदी की पीएम उम्मीदवारी पर फैसला फिलहाल भविष्य के लिए टाल दिया गया। बैठक के बाद राजनाथ सिंह ने कहा कि बैठक में गिरती अर्थव्यवस्था और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा हुई, न कि कोई राजनीतिक मुद्दों पर। इसी बैठक में हम लोगों ने आर्थिक, सामाजिक और सुरक्षा से जुड़े हुए सवालों पर चर्चा की है। यह सब जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, इन राष्ट्रीय मुद्दों पर ही हम लोगों ने चर्चा की है। किसी भी राजनीतिक विषय पर कोई चर्चा नहीं हुई। लेकिन सूत्रों की माने तो बैठक में मोदी को लेकर जमकर बहस हुई। कुछ नेताओं ने मोदी को 2013 विधानसभा चुनाव से पहले पीएम उम्मीदवार घोषित करने की वकालत की, यानी विधानसभा चुनाव से पहले ही मोदी की लोकप्रियता को भुनाकर चुनाव लड़ा जाए, ताकि 2014 लोकसभा चुनाव से पहले ये पता चल सके कि मोदी को लेकर देश का मूड कैसा है। आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी बैठक में नहीं आए। इसको लेकर राजनाथ सिंह ने सफाई भी दी। सब कुछ ठीक है, बीजेपी पूरी तरह से एकजुट है। आदरणीय आडवाणी जी और जोशी जी का प्रश्न है, यह पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था, उनको भी सूचना थी, इस बैठक में आना था, लेकिन हमसे बातचीत हुई। मैंने कहा कि नहीं, दोनों कार्यक्रम आवश्यक हैं, उन कार्यक्रमों में आप लोगों को जाना ही जाना है, इसलिए उस कार्यक्रम में वो लोग गए। लेकिन क्या वाकई में बीजेपी में सब कुछ ठीक है? ये सवाल अभी भी जस का तस बरकरार है। मोदी को लेकर आडवाणी की ऊहापोह किसी से नहीं छुपी। बीजेपी और संघ के बीच बीते महीने से बैठकों के दौर में तेजी आई है। बीजेपी मोदी को लेकर फूंक फूंक कर कदम रख रही है। अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर बीजेपी मोदी को पीएम पद का उम्मीदवार घोषित कब करेगी। न्यूज डेस्क, चैनल 1 न्यूज। तो विषय जो आज प्राइमेट में है वो बड़ा दिलचस्प है। लोग जानना चाहते हैं कि आखिरकार ये जो बार बार बैठकें कर रही है बीजेपी, कभी संघ की शरण में जाकर तो कभी आपस में ही करती है, इसका नतीजा क्या है? ये बैठक होती किस बारे में है? और बार बार हर बार ऐसी चर्चा होती है कि इस बार की बैठक के बाद शायद ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया जाए कि भाई मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर पद के कैंडिडेट हैं, लेकिन वो नहीं होता। राजनाथ जी बैठक से बाहर आते हैं और कहते हैं कि सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर चर्चा थी, राजनीतिक मसलों पर कोई चर्चा ही नहीं थी। बड़ी गजब की बात है भाई। राजनाथ सिंह जी संघ के नेताओं से मुलाकात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि सामाजिक और आर्थिक मसलों में क्या किया जाए। ये तमाम चीजें हैं जिसे लेकर बड़ी अजीब सी स्थिति, और इसी स्थिति को स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे हम अपने पैनल के साथ। सत्य बहन है हमारे साथ, कांग्रेस नेता के। सत्य जी बहुत बहुत स्वागत आपका। श्याम जाजू जी हमारे साथ हैं बीजेपी से। श्याम जाजू जी बहुत बहुत स्वागत आपका। मनोज वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। मनोज जी आपका भी स्वागत। अफजल अब्बास साहब जेडीयू से हमारे साथ हैं। अब्बास साहब बहुत बहुत स्वागत आपका। कुंवर असीम खां साहब हमारे साथ हैं एलजेपी से। असीम खां साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले चूंकि जाजू जी आप बीजेपी से हैं, आपकी पार्टी के बारे में ही हम लोग बात कर रहे हैं, आज की बैठक के बारे में आप बताइए कि आखिरकार हुआ क्या बैठक में। आज भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक संघ के कुछ प्रमुख नेताओं के साथ हुई जी। संघ के साथ वार्तालाप करना, संवाद करना, बातचीत करना, यह हमारे कार्य पद्धति का पार्ट है। संघ से मिली हुई, संघ का काम जनता में चलता है। आम जमीनी स्तर पर जनता क्या सोच रही है, उसमें क्या फीडबैक आ रहा है, सामाजिक इश्यूज कौन से हैं, आर्थिक इश्यूज कौन से हैं, और समय समय पर बदलने वाली प्रक्रिया के बारे में हमारी चर्चा मसलत होती है, संवाद होता है। उसी प्रक्रिया का पार्ट आज एक हमारी बैठक हुई। उसमें हमारे सब प्रमुख नेता उपस्थित थे और संघ के नेता भी उपस्थित थे। इस प्रकार का ये बैठक का हमारा पार्ट पूरा हुआ है। जी जी,
ये आपकी इस बैठक में आपने कहा सभी प्रमुख नेता मौजूद थे, आडवाणी जी प्रमुख नहीं थे या वो मौजूद थे या नहीं थे, ये स्थिति आप थोड़ी सी स्पष्ट करें। राजनाथ जी ने बयान में अपने कह दिया है जी जी कि आडवाणी जी का आज पूर्व निर्धारित कार्यक्रम आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी का था, जी 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 इसलिए वो उधर गए थे। जहां तमिलनाडु में एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की हत्या हुई, जी। उसके श्रद्धांजलि सभा में सलेम में आज आडवाणी जी उपस्थित थे और जी, मुरली मनोहर जोशी जी भी अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम में चले गए थे। अच्छा, ये सवाल जाजू जी इसलिए जरूरी था क्योंकि कई लोगों को संशय था, पता नहीं आडवाणी जी की गैर मौजूदगी में कैसे बैठक कर ली, और बार बार मीडिया में जैसे कहा जा रहा था कि बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद थे, आपने भी कहा प्रमुख नेता मौजूद थे, तो इसलिए ये सवाल मैंने आपसे पूछा। फिलहाल सत्य जी भी है हमारे साथ कांग्रेस से। सत्य जी, क्या आपको क्या लगा, ये बैठक वाकई में सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर चर्चा के लिए हो रही थी? क्योंकि लगता नहीं है कि कोई भी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी किसी भी तरीके के इस तरीके के इंस्टीट्यूशन के पास जाएगी और वहां नेताओं के साथ बैठकर ये विचार विमर्श करेगी कि भाई सामाजिक और आर्थिक मुद्दों में क्या करें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बारे में सारे देश की जनता जानती है कि इनका चरित्र क्या है। ये कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, और जो कहते हैं उसे बताते नहीं, और जो बताते नहीं उसे करते नहीं है। तो कथनी और करनी में इनका जमीन आसमान का अंतर है जी। और दूसरी बात ये है कि क्या अगर इनके सुर नहीं मिल रहे, जाजू जी जो कह रहे हैं कि भाई वो ये सामाजिक मुद्दों पे, आर्थिक मुद्दों पे बात करने गए, तो आर्थिक मुद्दों पर और सामाजिक मुद्दों पर तो सारे नेता गए। तो आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी का या तो इनका बहिष्कार किया मीटिंग का, जिसके बारे में उन्होंने बिल्कुल, ये वरिष्ठ नेता है और ये ऐसे नेता हैं जिनके बिना इस तरीके की बैठक इमेजिन नहीं की जा सकती, इमेजिन नहीं की जा सकती। ये पुराने नेता हैं जिनका जमीनी जुड़ाव है, जो इस भारतीय जनता पार्टी के बुनियाद हैं, तो वही बिल्कुल नहीं जाएंगे, तो फिर ये तो कोई मतलब नहीं रहा। अब मैं समझती हूँ कोई ये गनीमत है कि राजनाथ सिंह जी ने ये नहीं कहा कि भाई भजन मंडली का हमारा कार्यक्रम था, उसमें सुर नहीं मिल पाई। जी जी जी, आपकी नाराजगी और आपकी बात जो है मुझे लगता है बहुत स्पष्ट हो चुकी है। और फिलहाल अब्बास जी हमारे साथ हैं। अब्बास जी, आपको क्या लगता है, क्यों इस तरीके की चीजें बार बार मंथन और ये जो विचार विमर्श चल रहा है वाकई में ऐसे ही मुद्दों पर चल रहा है या कहीं कुछ बात छुपाने की कोशिश है? देखिए, पूना से लेके इसके पहले भी जो मीटिंग हुई थी और अब तक की जो भी घटनाएं बीजेपी में घट रही हैं, ये साफ तौर पर लाख छुपाया जाए छुपने वाला नहीं है। आडवाणी जी दिखावे के तौर पे ये है कि हम नाराज नहीं हैं, हम ठीक है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में आएगी जो आज तक रिकॉर्ड तोड़ देगा, ये सब दिखावे के लिए है। अंतर कला इंटरनल कन्फ्लिक्ट इतना ज्यादा बढ़ चुका है, ये आज इलेक्शन आते आते ये आपके मंजरे आम पे टीवी स्क्रीन नहीं, पूरी दुनिया हिंदुस्तान की जनता देखेगी। जहां तक मैं समझता हूं कि आडवाणी जी का इसमें नहीं रहना, हो सकता है कि मजबूरियां उनकी नहीं हो या उनका प्रोग्राम पहले से तयशुदा हो, लेकिन ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, 6 घंटा चली। और जहां तक मुझे समझ बात आती है कि वे शायद घोषणा करने के चक्कर में हो कि मोदी को एज ए प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बनाया जाए, लेकिन इस पर सहमति नहीं बन पाई होगी और ये शायद आडवाणी जी को मालूम होगा, इसीलिए उन्होंने एक बहाना लिया कि मैं जा रहा हूं। जहां तक मैं अपनी जाती तौर पे कह रहा हूं, ये हो सकता है कि चलो भाई वहां एक कार्यकर्ता की मौत हुई है, इससे अच्छा है कि अलग रास्ता अपना लिया जाए। और मैं समझता हूं कि लाख की कोशिश कर रहे बीजेपी और आरएसएस के लोग इस पे जो है, देखिए डे बाय डे जो नई घटनाएं घटी जा रही है। आज देख लिए बिहार में शत्रुघ्न सिन्हा जो खुला विरोध कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, और ये धीरे धीरे बड़े कद्दावर नेता है, बिहार की एक हस्ती है शत्रुघ्न सिन्हा, और वो आप विरोध कर रहे हैं कि नहीं, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी की तारीफ कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि बीजेपी में इंटरनल कन्फ्लिक्ट काफी ज्यादा है और ये सिर्फ पर्दे में छुपाने की बात की जाए, छुपने वाली नहीं है, छुपने वाली नहीं है बिल्कुल। और या एक आज हो या कल हो या फिर इलेक्शन आते आते ये आया हो जाएगा और हिंदुस्तान की जनता किसी भी कीमत पर, देखिए मोदी एक्सेप्टेबल हर स्टेट में नहीं है, गुजरात में हो सकते हैं। अब तो मुझे लग रहा है कि पता नहीं बीजेपी में भी एक्सेप्टेबल है या नहीं है। वही तो अगर आप लोगों की बात सही है और आपके तर्क सही है तो बिल्कुल वो तो सामने आ रहा है, वो तो सामने आ रहा है कि बिल्कुल सही बहन ने कहा कि इंटरनल कन्फ्लिक्ट के साथ साथ जो यहाँ इनके अंदर में जो जितने भी नेता है, बड़े नेता है, जब मुरली मनोहर जोशी साहब हो, राजनाथ सिंह चूंकि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनको सबको लेके चलना है, वो बात तो करेंगे, उनकी मजबूरी है उनकी। एलजेपी से असीम जी हमारे साथ हैं। असीम जी, आपका क्या रिएक्शन आज की इस बैठक पर? नहीं, मैंने इससे पहले भी कुछ चैनलों पे और आपके चैनल पे भी कहा, जैसे एनडीए टूटता गया मोदी जी के नाम पर, उसी तरीके से भाजपा में भी एक टूट है। तो ये समझ रहे हैं कि जैसे इनका जो प्रयोगशाला में है, जो मोदी का ये फार्मूला, ये बिल्कुल एकदम नाकाम रहा है, तो अब ये अपने आप को, अपने घर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि इस देश की जनता अच्छी तरह जानती है, आने वाला चुनाव बताएगा। तो इन्होंने एक अपनी प्रयोगशाला में मोदी का प्रयोग किया, वो असफल रहा है,
क्योंकि आप देख रहे हैं कि आपके सभी जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, कोई किसी बहाने से कोई कहाँ है, ये तो चलिए पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है। जी। लेकिन मैं समझता हूँ और मैं जानता हूँ कि जहाँ तक मुझे अपना जिस तरीके से भाजपा का जो अंतराकला और जो संकट नज़र आ रहा है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। और ये सब अभी तो आपको लग रहा है कि ये जो तर्क दिए जा रहे हैं बीजेपी नेताओं के माध्यम से कि भाई हम चर्चा कर रहे थे, दूसरे मसलों पे कर रहे थे, या हमारे जो बड़े नेता थे वो किसी और जगह चले गए थे, कोई और जरूरी काम था, आपको इन पे यकीन नहीं हो रहा? देश बुद्धिजीवियों का देश है, पत्रकारों का देश है, आम जनता का, बहुत सोची समझी जनता का देश है। ये अच्छी तरह समझती है जनता, ये लोगों से ये छिपने वाली नहीं है ये कहानी, इनका ड्रामा। जी मनोज जी, आपको क्या लगता है 6 घंटे की बैठक संघ के नेताओं के साथ करने की क्या आवश्यकता पड़ गई थी अचानक, और ऐसे कौन से सोशल इकोनॉमिक मुद्दे थे जिनको लेकर चर्चा होनी थी? क्या चल रहा था इस बैठक में? क्या कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है बीजेपी? देखिए, ये लोग सबको ही इस बात को जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का, जो कि आडवाणी जी भी कहा करते थे कि विश्वविद्यालय है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जी, लेकिन पिछले 5 सालों के दरमियान देखें, 2009 में बीजेपी की जब हार हुई है जी, उसके बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी जो एक आदर्श भूमिका जो होनी चाहिए वो नरारत एक तरह से दिख रही है। चूँकि अब उनके खुद नेता भी ये स्वीकार करते हैं कि उनके शाखाओं में लोग ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुल मिला जुला करके देश की सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक स्थिति को लेकर के जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मूल चिंतन नहीं है। उनका मूल चिंतन यह है कि कथित राष्ट्रवाद के नाम पर मुस्लिम जो कि विभाजन के बाद इस देश में रह गए उनको अपना वर्ग शत्रु मानो। मैं ये नहीं कहता हूं कि जो मुस्लिम परस्त जो तरफदार करने वाली पार्टियां हैं उनकी भूमिका बड़ी अच्छी है, कहीं ना कहीं से वह भी जो है धर्मनिरपेक्षता के सवाल पर वो भी सवालों के घेरे में हैं, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये नहीं होता है कि आप जो है एक तरफ जो है मुस्लिम सेंटिमेंट्स को भी वो करें और दूसरी तरफ हिंदू सेंटिमेंट को भी करें। धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि किसी भी धर्म के किसी भी धार्मिक गतिविधि से अपने आप को बिल्कुल अलग रखना, निरपेक्ष रखना, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आखिर ये इफ्तार पार्टी क्या है? ये पॉलिटिकल शो ऑफ है, सारे राजनीतिक दलों में ये फैशन बन गया है। इसी तरीके से होली मिलन का जो समारोह होता है तो धर्मनिरपेक्ष कहाँ रह गए? लेकिन बहरहाल मुद्दा आपका ये है, बहरहाल नहीं, मैं जो धर्मनिरपेक्ष वाली बात है, लेकिन बहरहाल मुद्दा दूसरा है। तो मुद्दा यहाँ पर यह था कि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जो ये बैठक बुलाई थी, सबको ही जानते हैं कि पूरा भाजपा का जो कांग्रेस विरोध का जो माहौल था, भ्रष्टाचार, महंगाई और 2 टर्म का जो एंटी इनकम्बेंसी जो है, जो भाजपा को उसका फायदा मिलना चाहिए था, वह सीधे कन्वर्ट हो गया है मोदी के राज्यारोहण पे। और मोदी ने अपने अमेरिका की हायर कोई पीआर एजेंसी के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए ऐसा ताना बाना बुना है कि हर लोग किसी न किसी तरीके से मोदी की चर्चा करें, चाहे तारीफ के रूप में करें या आलोचना के रूप में करें। और इस स्थिति में बीजेपी के लिए मुझे लगता है एक निष्पक्ष समीक्षक होने के नाते कि बीजेपी के लिए एक बड़ा ये संकट काल है, जहां पर जो कमांड थी, जो लीडरशिप थी, आपको ऐसा लगता है? जो लीडरशिप का जो कमांड था उसको इग्नोर करके अलग अलग एजेंडे में लोग काम कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि शत्रुघ्न सिन्हा और यशवंत सिन्हा का जो बयान जो ये उल्टा पुल्टा आता है ये कहीं से ठीक है, लेकिन पूरे बीजेपी का जो नेतृत्व का जो नियंत्रण है वो ढीला पड़ गया है और अपने अपने एजेंडा में नेता लोग काम कर रहे हैं। इस पर चर्चा जारी रखेंगे। अब्बास जी, आपको भी मैं आपकी बात कहने का मौका दूंगी, जाजू जी से इन तमाम सवालों के जवाब भी लेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक और बहुत जल्द वापसी। अगर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, वो भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए, और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। 1 रुपए नहीं है बॉस। 1 रुपया नहीं है मतलब? अरे मतलब छुट्टा नहीं है। नहीं है तो आप लेके आओ, जाओ। छोड़ ना, 1 रुपए में क्या कर लेगा तू? पिगी बैंक में डालूंगा। तुझे क्या प्रॉब्लम है? मेरे को मेरा 1 रुपया चाहिए। अच्छा 1 मिनट, करीना पसंद है बॉस। क्या? ये देखो। क्या है ये? वीडियो है 1 रुपए में। देखो देखो, पूरा देखो। देखो वीडियोस 1 रुपए में। 52010 पे कॉल करो, क्लिक करो, चूज करो, एंजॉय करो। 1 रुपए में फुल मस्ती।
कब तक चलेगा बीजेपी का ये मंथन, कब तक चलेगा ये चिंतन? क्यों वो अपने आप में ही स्पष्ट नहीं है? क्यों तमाम तरीके के सवाल खड़ा करने के मौके लगातार वो दूसरी पार्टियों को दे रही है? क्यों देश की जनता को एक सोच में उलझा कर रखने की कोशिश कर रही है? और क्या कर रही है बीजेपी इस तरीके की बैठकों में संघ की शरण में जा जाकर? क्यों मोदी के नाम को लेकर इतना पसोपेश है उनकी अपनी ही पार्टी में? सवाल कई हैं, जवाब देने के लिए हमारे साथ एक शख्स मौजूद है बीजेपी से, श्याम जाजू जी। श्याम जाजू जी, आपने सत्य जी को सुना, अफजल अब्बास जी को सुना, एलजेपी से खान साहब हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार मनोज जी को भी सुना। किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा कि 6 घंटे की इस पार्टी में, इस बैठक में, मतलब माफ कीजिएगा, इस बैठक में कहीं किसी तरीके के सोशल या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की चर्चा हो रही थी या उन्हें लेकर रणनीति की चर्चा हो रही थी, ये किसी को यकीन नहीं हो रहा। यकीन इस बात पे भी नहीं हो रहा कि आडवाणी जी नहीं पहुंचे, मुरली मनोहर जोशी साहब नहीं पहुंचे, इसके पीछे तर्क ये हो कि वो कहीं बिजी थे। कैसे आप देश को विश्वास दिलाएंगे फिर? चारों पार्टियों के प्रवक्ताओं को सुनकर मुझे बड़ी हंसी आ रही है जी। देश के में सबसे बड़ा केंद्र बिंदु भारतीय जनता पार्टी बन गई है। भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग, नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, इसके सिवाय एक भी मीटिंग, एक भी डिस्कशन पूरा नहीं हो रहा। आज राहुल गांधी को मीटिंग लेकर करना पड़ा कि मोदी जी के बयान पर कोई भी रिएक्ट नहीं करेगा और इन 2 लोगों को हमने अथॉरिटी दी है। बिल्कुल बिल्कुल। ये क्या बताता है? नोबडी किक्स ए डेड डॉग। जो शक्तिशाली है उसके पास ही सबका ध्यान आकर्षित हो रहा है। और हमारे चारों भाई भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम और हिंदू मुस्लिम की राजनीति का श्रेय दे रहे हैं। मैं उनको चैलेंज देके कह सकता हूं, 1967 से लेकर आज तक जो हिंदू मुस्लिम राइट में 100 से ज्यादा लोग मरे, ऐसे 18 दंगे देश में हुए हैं। वो 18 दंगों में एक गुजरात का अपवाद छोड़कर 17 के 17 दूसरे लोग थे। उसमें 10 राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी, 3 में राष्ट्रपति शासन था और 4 में दूसरी अलग पार्टीज थी। कहां दंगे हुए, क्यों दंगे हुए, वहां कौन राज कर रहे थे, देश के सामने सब सत्य है। पर दुर्दैव से इस देश में लेकिन फिर भी चर्चा हमेशा मोदी जी और गुजरात के दंगों की क्यों होती है जाजू जी? तो हमारा चैलेंज है, कोई भी है, वो जो 18 दंगे हम कह रहे हैं जिसमें 100 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई है, कोई भी 10 दंगों की चर्चा कर ले। उस टाइम नेतृत्व किसने किया? नहीं, श्याम जाजू जी, मेरे कहने का मतलब ये है कि देश को 17 दंगे उतने याद नहीं है जितना गुजरात का दंगा याद है। और शायद इसमें भी फिर आप लोगों की नाकामी सामने आती है कि बतौर विपक्ष आपने अपनी भूमिका शायद ठीक से निभाई नहीं है। यही कारण है जो गुजरात आज तक दंगों के लिए मशहूर था, वो गुजरात में 2002 से लेकर आज तक एक भी दंगा नहीं हुआ, एक बार भी कर्फ्यू नहीं लगा। और मोदी जी ने आपसे कुछ कहना चाहिए जी कि तो इसलिए ये कांग्रेस का अपप्रचार है पूरे देश में। आजादी के बाद कांग्रेस ने ऐसे हिंदू मुसलमानों को लड़ाकर, दलित मुस्लिमों को लड़ाकर, नहीं, हिंदू मुसलमानों पर आज इतनी चर्चा करने की जरूरत नहीं है जाजू जी। हाँ, आप जो तर्क दे रहे हैं उसमें कोई दम नहीं है, बेतुके तर्क दे रहे हैं। वो जो गुजरात में दंगा हुआ था, जो मोदी जी के राज में सरकार द्वारा प्रायोजित दंगा था, जो सरकार के लिए बहुत ही शर्मनाक है, लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ, आप याद रखिए कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस वक्त इनको राजधर्म निभाने का वो दिया था, नसीहत दी थी। तो इससे ज्यादा शर्मनाक है जो पूरे देश की चीचा लेकर पूरे देश की इज्जत को विदेशों में भी हिला दिया। अब्बास जी भी इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं जी। मैं बिल्कुल इनकी जाज जी की बात से सहमत हूँ कि गुजरात के अलावा भी बहुत सारे हिंदुस्तान में राइट हुए जी। हमारे दोस्त बैठे हुए हैं आसिफ खान साहब, इनके मेरठ में भी दंगा हुआ, बिहार में भागलपुर दंगा हुआ, कई ऐसे बहुत सारे दंगे हुए। इससे इनकार नहीं किया था कांग्रेस की हुकूमत थी, कांग्रेस के हुकूमत में हुआ दंगा हुआ। सवाल इस बात का नहीं है, दंगा होने के बाद आप छोटा सा एग्जांपल कि 23 बच्चे मरे बिहार में मिड डे मील से, पूरे बीजेपी लोग कहेंगे सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सरकार, जबकि सरकार पूरी एक्टिव थी, हर तरह से देख रही थी। कहां एक्टिव थी? एक वीक तक तो सामने नहीं आई नीतीश जी। निकाल दी उसके बाद से आप टोकी गया जी। और सरकार पूरे नियंत्रण हर काम करने के लिए कोशिश थी और उसकी जांच भी कराया। आप सिर्फ ये बता दें मुझे कि मैं ये नहीं कहता कि राइट नहीं हुए। गुजरात के दंगे के बाद कभी किसी ने एक्सेप्ट किया कि नहीं ये दंगा गलत हुआ और हमारे सरकार के अंदर हुआ, कांग्रेस के रिजीम में हुआ, लोगों ने एक्सेप्ट किया कि गलतियां हुई। हिंदुस्तान का मुसलमान इतना भावुक है, इतना जज्बाती है, एक बार अपने दिल से बोल देते हैं गुजरात के लोग, नरेंद्र मोदी, कि हमारे राज्य में गलती हुई है। हिंदुस्तान, गुजरात नहीं, पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान को माफ करता है, लेकिन कभी उन्होंने तस्लीम नहीं किया कि मेरी सरकार का इसमें इन्वॉल्वमेंट है। मैं इस बात पे कह रहा हूं, तक दे रहा हूं आपको
कि अगर ये नरेंद्र मोदी उस वक्त कहते कि सरकार की विफलता है, मैं अपनी गलती पे नादिम हूं, जैसे भी घटना घटी हो ये निंदनीय है, कभी उन्होंने नहीं किया। यही वजह थी तो कि अटल बिहारी वाजपेयी साहब कहते हैं कि मैं किस मुंह से विदेश जाऊंगा, हिंदुस्तान का सर इस शब्द से झुक गया, राजधर्म का पालन करो। यहाँ जो है डिफरेंस सेट करना पड़ेगा कि कांग्रेस के रिजीम में और बीजेपी के रिजीम में कुछ कहना चाह रहे हैं सरकार द्वारा प्रायोजित दंगे थे वो, कहीं भी दंगे होते तो सरकार उसमें इन्वॉल्व नहीं थी, लेकिन गुजरात में जो दंगे हुए मोदी जी के राज में संरक्षण में दंगे हुए, वहां राज कर रहे थे जी, जो लोग उस टाइम नेतृत्व में है उन्होंने कैसे कैसे भूमिका जाजू जी, कुल मिलाकर मेरा आपसे सवाल ये है कि जेडीयू, कांग्रेस या एलजेपी का अगर विरोध हो तो ठीक है, अब तो आपकी पार्टी के अंदर भी मोदी जी को लेकर इतना विरोध है कि आज हमें दिख गया कि 6 घंटे में भी कुछ फाइनल नहीं हो पाया। भारतीय जनता पार्टी के इंटरनल मैटर की बाकी पार्टियों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम कोई चिंता नहीं कर रहे हैं, ये आपका अंदरूनी मामला है। चिंता नहीं है, चिंता मत करिए। ये मोदी जी का जो बढ़ता प्रभाव है उसका कारण है कि सब पार्टियां उन्होंने एक पलक भी झपकी तो उसकी न्यूज बन रही है। तराजू में मेंढक तोड़ने का काम कर रहे। देखिए जाजू मोदी जी वीसा मांगने अमेरिका गए नहीं, मोदी जी को अमेरिका के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, मोदी जी के देशभक्ति को कोई विदेशी ताकत की जरूरत नहीं है, पर उस पर चर्चा कर रहे। 65 सांसद वहां पत्र दे रहे अमेरिका को कि हमारी ये सवाल सत्यपाल जी से जरूर पूछूंगी कि क्यों मोदी जी को लेकर इतना ज्यादा उनकी पार्टी अलर्ट रहती है। हिम्मत नहीं है जी जी, अपने पार्टियों के सांसदों को पूछने की हिम्मत नहीं है कि आपने अमेरिका के राष्ट्रपति के पास क्यों गए। हमारा देश का मसला था, हम देश में निपटते, पर यह गुलामी मानसिकता का परिचय है कि हमारे देश में हम सब मिलकर बाहर से लड़ाई लड़ेंगे, ये नहीं है। फिर आप दूसरे मुद्दे पे जा रहे हैं जाजू जी, फिर आप दूसरे मुद्दे पे जा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि आपकी पार्टी में ही कहीं कुछ तय नहीं हो पा रहा। मनोज जी आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए जाजू साहब, बाकी लोग यहाँ पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, कांग्रेस, जेडीयू या उनके नेता या उस पार्टी से ताल्लुक रखने वाले लोग बैठे हैं। मैं किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखता, मैं तो पत्रकार हूँ और एक निष्पक्ष विश्लेषण के तौर पे मैंने वो सारी बातें कही जिसका आपने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। भाजपा की जो इंटरनल जो कंडीशन है, जो उनकी लीडरशिप का कमांड जो छितर बितर हुआ है और जिस तरीके से अलग अलग एजेंडे के साथ लोग काम कर रहे हैं, क्या आपको ये नहीं लगता कि टाइम्स नाउ के सर्वेक्षण के बाद आप लोगों की आंखें खुल जानी चाहिए कि जो लोग एक मोदी के लोकप्रियता के उन्माद में इस कदर अंधे हो गए थे कि वो राजनीतिक जो वस्तु स्थिति है, जो ग्राउंड रियलिटी है, उसको वो भूल गए। और इसे ये पता चला कि नरेंद्र मोदी, एक सेकंड, नरेंद्र मोदी जो है गुजरात में चूंकि वो प्रधानमंत्री के पद के रूप में उनका हल्ला है तो वहां तो लोग समर्थन कर रहे हैं, लेकिन हर जगह जो है स्थिति जो है 50-50 है या डामाडोल है। तो आज का दौर जो है वो गठबंधन का दौर है और आपको जहां एनडीए का कुनबा बढ़ा करके आपको अपनी ताकत बढ़ाने की बात करनी चाहिए थी, तो आज आपने कांग्रेस के वो तमाम विरोध के मुद्दे को हटा करके मोदी के राज्यारोहण को लेकर के नमो नमो आप कर रहे हैं। तो आपको ये नहीं लगता कि इससे पार्टी को नुकसान होगा? मनोहर जी, बिल्कुल इस पे जाजू जी से उनका रिएक्शन लिया जाएगा। फिलहाल रुकते हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए और फौरन वापसी। खाना, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, दवाइयाँ, और ये डॉट्स कहाँ गई? तू तो ऐसे तैयारी कर रही है जैसे मैं के जाना हो। और जब बाढ़ या तूफान के वक्त घर छोड़ने की नौबत आई तो क्या होगा? ये है जरूरी कागजात, मैंने भी पूरी तैयारी कर ली है। किसी भी आपदा के लिए रोजमर्रा की जरूरत का सामान तैयार रखें, जैसे सूखा खाना, कपड़े, पीने का साफ पानी, जरूरी दवाइयाँ और जरूरी कागजात। किसी भी आपदा के समय अपनी तैयारी ही काम आती है। पहले से तैयारी में है समझदारी। आपके हित में तत्पर एनडीए में। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, वो भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए, और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना।
से भी सगा है तू, अपना परिवार है। जिस गली में मुड़ जाऊं बस तेरा ही दीदार है। जिंदगी का हीरो है वो तुझ पे जो सवार है। वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला APDV इंजन जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने, यही कहे सगों से भी सगा है। हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा। बीजेपी का मंथन और चैनल 1 न्यूज पर प्राइमेट की बहस लगातार जारी है। श्याम जाजू जी बीजेपी नेता हमारे साथ हैं। श्याम जाजू जी, ब्रेक से पहले मनोहर मनोज जी ने कई सवाल आपसे एक स्वर में पूछ लिए। मैं चाहूंगी आप उस पर स्पष्ट करें और प्लीज हमें बताएं, देश की जनता जानना चाहती है कि क्यों मोदी जी को लेकर आपकी अपनी ही पार्टी में सहमति नहीं बन पा रही, क्यों बार बार आप लोगों को एक दूसरा झूठ बोलना पड़ रहा है सच को छुपाने के लिए। आज का पॉलिटिकल सिनेरियो अगर देखा जी तो भारतीय जनता पार्टी में जो मंथन होता है और आज आपके चैनल पर जो भारतीय जनता पार्टी के मीटिंग का मंथन हो रहा है, जी जी, यह सुविधा केवल भारतीय जनता पार्टी में उपलब्ध है, क्योंकि इस देश में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है जी जी, वो एक एक वन मैन शो है। मुलायम की पार्टी है सपा, मायावती की पार्टी है बसपा, जयललिता एक पार्टी होल्ड कर रही है, करुणानिधि एक पार्टी के मालिक है, ममता बनर्जी एक पार्टी के TMC की मालिक है। ये लोगों को चैलेंज करने वाला कोई नहीं है। ये लोग जो तय करेंगे वो पार्टी चलेगी। और इस देश में सबसे ज्यादा रूल करने वाली जो पार्टी है, जिसने सबसे ज्यादा हुकूमत चलाई है, वो कांग्रेस पार्टी को पहले से परंपरा से एक परिवार की पार्टी बना रखी है। वहां कोई खिलाफ बोलता है तो उनको बाहर जाना पड़ता है। मोरारजी देसाई से लेकर सभी लोगों को बाहर जाना पड़ा। कांग्रेस में किसी को बोलने की हिम्मत नहीं है, बोलने की अनुमति नहीं है। NCP पार्टी शरद पवार की पार्टी है। तो इस देश में जाजू जी, इस वजह से उनके घर में शांति तो है, कम से कम चर्चा होती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में डेमोक्रेसी है, हमारे नीचे से लेकर ऊपर तक चर्चाएं होती है, बैठकें चलती है, उसमें विचार मंथन चलता है, तो उसमें मतभेद भी हुआ तो आपस में सल्टाने की हमारी व्यवस्था है। इसलिए हमारे में नेतृत्व कैसे बनेगा, हम कहा जाजू जी, पिछले 1 साल से आप लोग निपटा ही नहीं पा रहे हैं, बहुत मंथन और बहुत चिंतन चल रहा है, कभी आडवाणी जी नाराज, कभी मोदी जी नाराज। करने की जरूरत नहीं, बहुत राइट टाइम पे हम प्रॉपर डिसीजन लेंगे जो पूरे देश की जनता चाहती है। और जो टाइम्स नाउ के सर्वे का उल्लेख किया हमारे पत्रकार बंधु ने, तो टाइम्स नाउ ने क्या कहा, सबसे ज्यादा एनडीए को बताया, सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को बताया, और 100 सीटें कम बताई। 131 सीटों में सरकार बना पाएंगे आप क्या 131 सीटों में सरकार बना पाएंगे? अभी तक तो हमने हमारा प्रचार कैंपेन शुरू नहीं हुआ है। जी जी, अभी तक मोदी जी बाहर निकले नहीं है, उनकी रैली शुरू नहीं हुई है। उसके पहले जो अंडर करंट है देश में वो उन्होंने बताया, एंटी कांग्रेस मूवमेंट बताई है। और अपने आप में सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के पास, जब हम चुनाव के बाद जो आज हाथ मिलाना नहीं चाहते वो गले मिलने आएंगे और देश में हमें ये मुंगेरी लाल के सपने मत देखिए जाजू जी। जाजू जी, भारतीय जनता पार्टी आपकी ये कपोल कल्पना है, चुनाव पूर्व यदि आप गठबंधन नहीं करेंगे तो आपकी खुद की सीटें नहीं मिलेंगी। तमिलनाडु में आपने गठबंधन किया जयललिता से, ये सर्वे तो हम नहीं कर रहे। तमिलनाडु में आपने जयललिता से कभी गठबंधन किया तो आपको 6 सीटें मिल गई। आपने बंगाल में किया तो वहां मिल गई, आंध्रा में किया मिल गई। आज की तारीख में आज कहीं भी आप गठबंधन नहीं कर सकते हैं और करीब 10 राज्यों में आपकी स्थिति शून्य है। तो ऐसे में आप कैसे कह रहे हैं कि आप जो है इतनी सीटें पालेंगे कि आपसे लोग गले मिलने आएंगे? मोदी जी का करिश्मा कर्नाटक में देख लिया गया, मोदी जी का करिश्मा कर्नाटक में देख लिया गया, वहां वो बुरी तरीके से फेल हुए। हिमाचल में भी गए, वहां भी फेल हुए। अपने इश्यूज है जी, हर राज्यों के अपने अपने इश्यूज है। ये बात आज देश में जो एंटी कांग्रेस मूवमेंट चल रही है, कांग्रेस के महंगाई, कांग्रेस का भ्रष्टाचार, कांग्रेस का परफॉर्मेंस और देश की स्थिति, आज डॉलर 62 रुपए हो गया है, जो एनडीए के टाइम 44 रुपए पर रोका था हमने। अच्छा जाजू जी, ये बताइए, आप मोदी जी के डिफेंस में, आप मोदी जी के डिफेंस में बहुत कुछ कह रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है कि आप अपनी पार्टी का जो धर्म है उसे बहुत अच्छे से निभा भी रहे हैं। आपके बाकी बड़े नेता इस बात को नहीं समझते हैं? शत्रुघ्न सिन्हा जी उनके खिलाफ कहते हैं, कभी आपके यशवंत सिन्हा जी कहते हैं नमोनिया नहीं करे, हम लोगों को हुआ है, हम लोग जान नहीं रहे हैं, कभी स्टेटमेंट चेंज हो जाती है, तो बार बार फिर यही लग रहा है ना। यशवंत सिन्हा जी ने
यशवंत सिन्हा जी ने डंके की चोट पर बता हाँ, दिया तो कि वही ना, नरेंद्र मोदी जी 2 का महीने पहले क्या डंका नहीं नेतृत्व है। बजाते, 2 महीने बाद डंका बज जाता है, तो ऐसी स्थिति ये क्यों हो रही है? डेमोक्रेटिक पार्टी है, इसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये केडर पार्टी है, ये डेमोक्रेटिक पार्टी है। यहाँ बोलने तो की आप आजादी ही है, expect- हमारी इंटरनल डेमोक्रेसी है। नहीं, आप इस बात को फिर एक्सेप्ट करेंगे कि ये डेमोक्रेसी आपकी पार्टी के लिए, उसके भविष्य के लिए खतरनाक है? जाजू साहब, हाँ जाजू साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आपके यहाँ डेमोक्रेसी है, लेकिन डेमोक्रेसी में अनुशासन भी होता है। एक ही आदमी कहता है कि लायक नहीं, एक आदमी कहता है लायक है। वही आदमी कल तक विरोध करता है, आज डंके के चोट में कहता है। वही आदमी तारीफ करता है, वही कहता है कि दूसरे आदमी की तारीफ करता है। तो ये कहीं ना कहीं आपके अनुशासन लेकिन जाजू जी की भी एक बात सही है ना अब्बास जी की, आप लोगों के यहाँ तो वन मैन शो है। जाहिर सी नीतीश बात- जी सही कहते हैं, गलत कहते हैं, आप कहते हैं हाँ, इनके रामविलास पासवान जी कुछ कहते हैं, ये कहते मेरी हैं तो हाँ। रीजनल पार्टी है, हमारा तो नेशनल पार्टी तो है आप नहीं। लोगों ने ये कल्चर डेवलप ही नहीं किया, रीजनल हो या नेशनल हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल हमारे आज राहुल जी ने नीतीश कुमार जी ने अधिकार कम पहले ही कर कह दिया जी। कि ना मैं प्रधानमंत्री की रेस में हूँ। पार्टी हिंदुस्तान की मोदी 2 के बड़ी विषय में पार्टियां हैं, मत बोलिए। बीजेपी और कांग्रेस। जी। इस बड़ी पार्टियों में से कोई प्रधानमंत्री बनेगा। उन्होंने तो यही कहा कि मैं प्रधानमंत्री का ख्वाब देख रहा हूँ। नहीं, आप लोग जो लगातार मोदी जी को लेकर कहते हैं या बीजेपी के अपने अंतरकलह को लेकर कहते हैं, तो आप लोगों ने तो स्पेस ही नहीं छोड़ा ना अपने यहाँ किसी को बोलने के लिए। सवाल है कि हमारे यहाँ कोई ख्वाब ही नहीं देख रहा प्रधानमंत्री का। आपके बहुत सारे ख्वाब देखने वाले लोग हैं। राष्ट्र कांग्रेस और बीजेपी 2 बड़ी पार्टियां हैं। प्रधानमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ने कहा था कि जब आपके यहाँ शरद जी में और नीतीश जी में कोई मतभेद नहीं होता? कोई कई बार हुआ, कई कोई बार मतभेद नहीं, कोई मतभेद बता सकते हैं, कोई मतभेद नहीं, कभी कोई मतभेद नहीं हुआ इनमें? नहीं, कभी बात किसी से छिपी हुई नहीं है। बात अफजल भाई चाहे उस पर कितना भी उस पर पर्दा डालने की कोशिश करे, वो छिपी हुई नहीं है। ये अभी देखिए कुर्सी की बात जब आएगी तो जब आपको वो झगड़ा भी सामने आएगा। वहां तक जीती तक बात गई नहीं है। लेकिन मैं जाजू जी एक बात कहना चाह रहा हूँ, मेरी जहां तक मेरी सोच है, लगता है कि अभी जो नवंबर में जो चुनाव होने जा रहे हैं विधानसभा के कुछ राज्यों में, लगता है कि आप उससे डर गए हैं और मोदी जी को बैकफुट पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैं अपनी पार्टी का भी जुमला है और मैं अपनी तरफ से भी कहना चाहता हूं, भारत एक बगीचा है, इस बगीचे में हर तरह का फूल है। हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, बुद्धिस्ट भी हैं, जैनिस्ट भी हैं। और पेड़ भी हैं। हाँ, जिस बगीचे में सिर्फ और सिर्फ एक अकेला कमल का फूल खिले तो समझ लो उस बगीचे का माली बेईमान है। तो कमल आप लोग खिलने नहीं देंगे? बिल्कुल नहीं खिलने, देश की जनता नहीं खिलने देगी, देश की जनता नहीं खिलने देगी। और सत्य जी, आप लोग भी अक्सर, आप देखिए कांग्रेस की तो ये स्थिति आ गई कि आपके यहाँ मोदी जी को इतनी इंपॉर्टेंस दी जा रही है कि राहुल गांधी बताते हैं कि मोदी जी पर बोलने के लिए हम 2 लोगों को अपॉइंट कर रहे हैं। देखिए ऐसा है, बोलिएगा, देखिए ऐसा है, मैं मानती हूं कि मोदी के ऊपर ये मोदी को तो चर्चा के योग्य भी नहीं है। ये मीडिया के द्वारा बनाया गया एक पोस्टर बॉय है, एक पोस्टर बॉय है, पोस्टर बॉय एक राजनीति में किसी तरह एक बात और मैं जाजू जी से कहना चाहती हूँ। जाजू जी ने अभी ये कहा कि एक पार्टी का वो है जी, तो मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि आप बिल्कुल कहते हैं समर्पित पार्टी है, अनुशासित पार्टी है, राष्ट्रवादी। आपका राष्ट्रवाद भी ढोंग है, समर्पण भी ढोंग है, अनुशासन भी ढोंग है। और हमारे यहाँ अगर एक पार्टी के वो ऐसा परिवार है जो समर्पित परिवार है, सच्ची सही मायने में राष्ट्रवादी परिवार है, देश के लिए अपनी जान कुर्बानी देने वाला परिवार है। और दूसरी बात, आपने लोकतंत्र की बात की, लोकतंत्र का आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि हमारी अध्यक्षा सोनिया गांधी जी जब ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का चुनाव हुआ था तो उनके विरुद्ध जितेंद्र प्रसाद जी चुनाव लड़े थे, राजेश पायलट जी चुनाव लड़े थे, लेकिन हमारे यहाँ किसी तरह का कोई दुर्भावना या वो नहीं देख। आज उन दोनों बड़े महान नेताओं के बेटे हैं जो हमारे यहाँ कैबिनेट में है, तो हमारे यहाँ तो सही मायने में लोकतंत्र है। और आपका ढोंग है सत्य जी, इतना भी ये ज्यादा हो गया। कांग्रेस में लोकतंत्र ये कुछ ज्यादा, मतलब मुझे नहीं लगता देश की जनता को चाहिए। लेकिन राहुल जी ने श्याम जी, राहुल जी ने जब 2 लोगों को अधिकार दिए और बाकी सब लोगों के अधिकार कम किए, एक भी प्रवक्ता नहीं बोलेगा, एक भी पदाधिकारी नहीं बोलेगा, एक भी मुख्यमंत्री नहीं बोलेगा। जाजू जी, राहुल गांधी बहुत परेशान है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। परेशान नहीं है, बहुत राहुल गांधी को ना परेशान, ना कांग्रेस को परेशान होने की जरूरत है। मैं कहती हूँ कि मच्छर के ऊपर आप चर्चा करेंगे तो हमें कोई परेशान होने की जरूरत कर रहे थे, इतने दिन क्यों आपकी पार्टी देती है?
सत्या जी, मोदी जी पर इस तरीके के बयान फिर बार बार क्यों दिए जाते हैं और क्यों बार बार नया मीडिया मैनेजमेंट सिखा रहे हैं? ऐसा है कि मोदी जी के ऊपर हमें कोई अपनी शक्ति नहीं लगानी है, कोई चर्चा लगाते हैं आप जो चर्चा के योग नहीं, ये तो मीडिया जबरदस्ती आज हम तो इनको मच्छर के योग समझते हैं, चर्चा के योग भी नहीं समझते, लेकिन जब मीडिया इनका चर्चा करता है तो उसका जवाब देना पड़ता है। आपकी पार्टी के भविष्य के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार और कांग्रेस की तरफ से आपने सुन लिया, क्या कह रही है सत्या जी? सत्या बहन जी, जितनी उच्च भाषा हम प्रयोग नहीं कर सकते और नहीं करनी चाहिए। एक शर्मनाक बात है कि टीवी पर, बस पर एक बड़े पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में आकर मच्छर और इस प्रकार की भाषा प्रयोग करना यह उचित नहीं है, मैं इसको निषेध करता हूं। चलिए, लेकिन मैं एक बात मूल सवाल में ये उठाना चाहता हूं। आपने तमाम पार्टियों का हवाला देकर के भारतीय जनता पार्टी को लोकतांत्रिक पार्टी होने का एक नजीर पेश किया। बात आपकी सही है, सब लोग इस बात को जानते हैं कि किस पार्टी में कैसे कंट्रोल होता है, लेकिन आपको क्या ये नहीं लगता है कि मोदी के आने के बाद से भाजपा में वह पॉलिटिकल आइडियलिज्म भी खत्म हो जाएगा? जो लोकतंत्र की आप बात कर रहे हैं, गुजरात में नरेंद्र मोदी के रहते आज तक आपने किसी की आवाज को निकलते देखा है? नरेंद्र मोदी का यह फरमान है कि गुजरात के बारे में कोई भी अगर स्टेटमेंट आएगा तो वो मेरे अलावा कोई नहीं देगा। ये कौन सा लोकतंत्र है? और भारतीय जनता पार्टी के संसदीय नेतृत्व में भी इस बात को लेकर के कई लोगों में यह आशंका है कि नरेंद्र मोदी की जो अधिनायकवादी जो शैली है काम करने की, ठीक है, लोकप्रियतावाद के में आकर के आप आदर्शवाद को तिलांजलि नहीं दे सकते हैं। टाइम्स नाउ के सर्वेक्षण में यह साबित हो गया कि आज महात्मा गांधी, नरेंद्र मोदी तो बड़े छोटे व्यक्तित्व हैं, महात्मा गांधी जैसा व्यक्तित्व भी पूरे देश में एक पार्टी की लहर नहीं चला सकता। लेकिन मनोहर मनोज जी, जेडीयू सुप्रीमो का भी कुछ ऐसा है, नीतीश जी के यहाँ भी वहां उनके अगेंस्ट आप बताइए सामने आती है, नीतीश जी के लिए सेम चीज लागू होती है। जहां तक नीतीश जी का सवाल है, मैं कहना चाहती हूँ कि गुजरात में जहां तक मोदी के साथ उनकी साथ तालमेल करके चलने का सवाल है, मैं आपको कहना चाहती हूँ हरेंद्र पांड्या उसी गुजरात में बड़े महत्वपूर्ण नेता थे और उनको क्योंकि इनसे सहमत नहीं थे, लेकिन इसलिए उनको जान तक गंवानी पड़ी। आप किस लोकतंत्र की बात करते हैं? नहीं, पहले मुझे मनोहर मनोज जी आप मुझे प्लीज बताएं कि ये जो स्थिति आप बता रहे हैं मोदी जी के बारे में, ये बिल्कुल सही हो सकती है। नीतीश जी का भी कुछ ऐसा ही हाल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर कहिए कि वहां भी देखिए, मुझे न किसी उद्धव से लेना ना माधव से देना। देखिए, होता यह है कि राजनीति में अपनी राजनीति चमकाने के लिए लोग तीन चीजों का सहारा लेते हैं, चर्चा में, पर्चा में यानी कि मीडिया में, और खर्चा में। तो मोदी ने एक ऐसा एक तरह से जाल बुना कि वो जबरदस्त चर्चा में आ गए। नहीं, ये कहिए कि बोलता हर नेता कामयाब बता रहा हूँ, और फिर उसके बाद मीडिया में तो आ ही गया, और बाकी कॉर्पोरेट के लोग उनका खर्चा निकालेंगे। नरेंद्र जो सारे लोग ये कोशिश करते हैं राजनीति की, ठीक बात है, जो उसमें कामयाब हो गए, बाकी भारतीय राजनीति की ये रीति नीति है कि यहाँ पर जितना जो पॉलिटिकल क्लास है वो कभी व्यवस्था परिवर्तन की बात नहीं करता, केवल उसे राजनीति चमकाना होता है। नहीं तो हर राजनीतिक देश के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को इस तरीके से प्रो पीपुल बनाता, आपका काम सिस्टम बनाना है। अब एक गांव की एक छोटी क्या प्रॉब्लम है, उसके लिए मुख्यमंत्री को श्रेय नहीं मिलना चाहिए। वह लोकल बीडीओ, लोकल सीओ, लोकल थानेदार, लोकल डॉक्टर, लोकल टीचर, जो लोकल गवर्नेंस होते हैं, वो जनता के लिए रेस्पॉन्सिबल बने, अकाउंटेबल बने। लेकिन ये नरेंद्र मोदी हो या नीतीश कुमार हो या नवीन पटनायक हो या कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व हो, ये हर बात के लिए खुद श्रेय लेना चाहता है। तो आप जब तक व्यवस्था परिवर्तन नहीं करेंगे, हर जगह नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि मैं ऐसा सिस्टम चाहता हूं। आप बताएं कि गुजरात में कौन सा ऐसा आपने अल्टरनेटिव ब्यूरोक्रेसी का दिया है जिसे ये पूरा देश स्वीकार करे और इस देश में भ्रष्टाचार को लेकर के प्रशासन का नया विकल्प देखे। हर जगह नरेंद्र मोदी या नीतीश कुमार या सोनिया गांधी जो है हर समस्या का समाधान नहीं कर सकते। आपको कहीं ना कहीं सिस्टम बदलना होगा, ब्यूरोक्रेसी बदलनी होगी और पूरा कल्चर और एनवायरमेंट बदलना होगा। जाजू जी, मैं बहुत अभिनंदन करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का वन मैन शो ना हो, इसकी सब चिंता कर रहे हैं। और आप चिंता मत करिए, हमें चिंता नहीं कर रहे हैं, हम चिंता नहीं कर रहे हैं, आपका अंदरूनी मामला है, भारतीय जनता पार्टी का मामला है, आपकी श्रृंखला है। नरेंद्र मोदी का नेतृत्व एक रात में तैयार नहीं हुआ, ये कर्तृत्व नेतृत्व कई सालों तक काम करते रहे जमीनी पर। वो दिल्ली में थे, पूरे देश के संगठन महामंत्री थे, पूरा देश उन्होंने घूमा है, पूरा देश परखा है, और उसके आधार पर उनकी जो मानसिकता बनी है, इसके बारे में कोई अभिनंदन नहीं करता। देश में एक मुख्यमंत्री है जो पब्लिक मीटिंग में खड़ा रहकर कहते हैं कि
मैं भ्रष्टाचार नहीं होने देता हूं, नहीं करने देता हूं। किसी को अगर होना हुआ तो हाथ ऊपर करो। ये पॉलिटिकल लीडरशिप गुजरात में उन्होंने प्रूव किया, अपना मेटल जिन्होंने प्रूव किया, अपना विकास की मिसाल पेश की, जिनको किंग ऑफ परफॉर्मेंस कहा है टाइम ने, और देश की सभी लोगों का एक आकर्षण केंद्र बना है। नॉट ओनली लिमिटेड अप टू बीजेपी, केवल इंडिया नहीं है, पूरे देश में, और युवा शक्ति का आकर्षण केंद्र बना है। निश्चित रूप से आने वाले दिनों में ये पूरा देश इनको देखे बगैर रहेगा नहीं, और इनको भी सबको देखना पड़ेगा कि परिवर्तन क्या होता है। इतना बड़ा अंडरकरेंट आज देश में चल रहा है। वो इस पे मुस्कुरा रहे थे आपकी बातों पे। नहीं, मैं जाजू जी से सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि हमको कोई चिंता नहीं है आपके मोदी बने, आडवाणी बने या मुरली मनोहर जोशी बने, इसकी चिंता हमको नहीं है। लोक जनशक्ति पार्टी को बिल्कुल चिंता नहीं है कि आपके यहाँ कौन लीडर बने, आप कह रहे हैं कौन बने, इसकी चिंता नहीं है। इसका मतलब आपको उम्मीद है कि बनेंगे? नहीं, कौन बनेगा, कैसे बनने देगी देश की जनता? ये 2004 आपने देखा है, फील गुड इंडिया शाइनिंग आपने देखा है। 2014 4 का आंकड़ा आपके पास आपके फेवर में नहीं जा रहा है। 2014 का जो ख्वाब देख रहे हैं, 2004 में आपको इंडिया शाइनिंग फील गुड ने आपको कहां पहुंचाया है? जाजू जी, आप इस देश की जनता ये इसका तय करेगी, ना आप तय करेंगे, ना मैं तय करूंगा, ना ये अफजल अब्बास तय करेंगे। इस देश की जनता तय करेगी कि कौन देश का प्रधानमंत्री होगा, कौन होगा। ये आप, मुझे इसके लिए आपको कहने की जरूरत नहीं और ना आपसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है कि आपके यहाँ कौन बनेगा और मेरे यहाँ कौन बनेगा, इनके यहाँ कौन बनेगा। ये देश की जनता तय करेगी, आने वाला समय तय करेगा। नहीं, जो वो सर्वेक्षण भी जो आया है वो काफी हकीकत के करीब है। उसमें ये कोई पार्टियां नहीं कहती कि आपने जो है मेरे खिलाफ किया है। जो राजनीतिक हकीकत है, जिनके फेवर में जाता है वो उसकी आलोचना नहीं करते हैं, जब अगेंस्ट में जाता है तब उसकी आलोचना करते हैं। आप ये देखिए बड़े रियलिस्टिक तरीके से उत्तर प्रदेश में जो है कांग्रेस की घटत को बताता है, बीजेपी को बहुत मार्जिनल 1 और 2 सीटों का फायदा बता रहा है, जबकि अमित शाह जो है वहां नरेंद्र मोदी के एक राइट हैंड जो है वहां भेजे गए हैं। तो आपको इस बात को समझना होगा जाजू जी कि जो यूपीए सरकार की प्रतिकूल परफॉर्मेंस जो आपको फेवर देने जा रही थी, आपने पूरी क्षमा को बदल दिया। राजनाथ और मोदी के दोनों के जो एजेंडे हैं वह देश के वो लोग जो कांग्रेस का एक सही विकल्प देखना चाहते हैं, न कि हिंदुत्व की लहर देखना चाहते हैं, उन्हें निराशा हाथ एक सवाल तब भी जस का तस खड़ा हुआ है कि ये जो मैं हो जा रहा है मोदी जी को लेकर बार बार, ये आखिर कब खत्म होगा और पार्टी कब हम के तौर पर उनको अपनाएगी या वो पार्टी को अपनाएंगे? लगातार जो विरोधाभास है इसे जरूर स्पष्ट करेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द करते हैं वापसी। आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, वो भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए, और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हूँ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। बीजेपी का मंथन है, दूसरी पार्टियों के लिए चिंतन है, क्या होगा देश के भविष्य का, चिंता इस बात की है। और सबसे ज्यादा सिरदर्दी अगर किसी की है तो वो देश की जनता की, क्योंकि वो इतनी बड़ी कंफ्यूजन में है, इतनी बड़ी दुविधा में है कि समझ नहीं आ रहा पर्दे के आगे जो दिख रहा है वो सच है या पर्दे के पीछे जो नहीं दिख रहा वो सच क्या है। श्याम जाजू जी हमारे साथ हैं, सत्या बहन कांग्रेस से हमारे साथ हैं, और मनोज जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, अफजल अब्बास साहब जेडीयू से हमारे साथ हैं, कुंवर साहब हमारे साथ एलजेपी से हैं और लगातार चर्चा हमारी चल रही है। सत्य जी, मैं आपसे ही जानना चाहूंगी, आज की बैठक को लेकर फाइनली आपको क्या लगता है, क्या डिस्प्यूट इस बैठक के रखे होंगे? क्योंकि आडवाणी जी नहीं पहुंचते, मुरली मनोहर जोशी नहीं पहुंचते, मोदी जी को लेकर कोई औपचारिक ऐलान नहीं होता, तो ट्रायल और टेस्टिंग अभी भी मोदी जी को लेकर ये लोग करने के मूड में दिख रहे हैं, या आपको लग रहा है कि ये कुछ तय नहीं कर पा रहे ऐसी स्थिति में जहां कुछ नहीं समझ आता? देखिए, पूरी भारतीय जनता पार्टी मैं समझती हूँ कि इसमें बिल्कुल कन्फ्यूज्ड है। इसमें बड़े नेता हैं, इनके जो वास्तविक नेता हैं, जो देश के लिए एक राजनीतिक धरातल पर चिंतन करते हैं, उनका वो तो बिल्कुल इसमें सहमति नहीं और हाशिए पर डाल दिए गए। तो इसमें मैं समझती हूँ भारतीय जनता पार्टी स्वयं बहुत कंफ्यूज है, और ये एक तरह से क्या कहें कि जिस तरह से तराजू में मेढक तोलने वाली बात है, वो राजनाथ सिंह बेचारे अध्यक्ष होने के नाते इस तरह की बातें कर रहे हैं, इसलिए वो कुछ भी कहने के उसमें नहीं है स्थिति में। जी मनोज जी, आपको भी ऐसा ही लगता है? देखिए,
ये बात तो बिल्कुल ऊहापोह की स्थिति तो है ही, लेकिन कई सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। हालांकि ठीक है, माहौल ऐसे बनाया जा रहा है कि मोदी एक हीरो के रूप में उभरे हैं, लेकिन कई सवालों के घेरे में लोग विलन बना देते हैं और बिल्कुल, और ये जो नहीं तो उसके इसकी वजह भी है, आप उस तरीके से स्वीकार्य नहीं है। मैं तो ये कहूंगा कि आडवाणी जी, वाजपेयी जी का जब नेतृत्व था तो कहीं से इस तरीके का संतोष का स्वर नहीं था, बल्कि नितिन गडकरी जो कि बहुत बड़े नाम नहीं थे, वो अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने करीब सबको मिला करके रखा। लेकिन राजनाथ सिंह ने आते ही, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, मैं किसी पार्टी से नहीं हूं, उन्होंने वो अपना एजेंडा लेकर चल रहे हैं। और मैं ये बात जरूर कहूंगा कि आडवाणी जी ने जो शिवराज चौहान के बारे में जो बयान दिया था उसमें कहीं से राजनीति नहीं थी, वो बड़ा तथ्यात्मक बयान था कि शिवराज चौहान एक राजनीतिक की तरफ विनम्र भी हैं और अपने काम में लगे हैं। नरेंद्र मोदी अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं, अगर वो ठीक है बहुत देश घूमे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पत्रकारिता में अगर आप लोकल एडिशन के इंचार्ज हैं तो आपको नेशनल ब्यूरो अचानक बना दिया जाए। क्यों नहीं वो गुजरात का मुख्यमंत्री पद त्याग दे करके और दिल्ली की राजनीति में आते हैं। अगर एक शिवराज चौहान एक मुख्यमंत्री है तो अपने यहाँ बैनर में वो नरेंद्र मोदी का इसलिए नाम नहीं डालता है क्योंकि नरेंद्र मोदी भी एक मुख्यमंत्री है, इसलिए नरेंद्र मोदी को अपनी अति महत्वाकांक्षा पूरी करनी है तो संसदीय राजनीति में उन्हें एक मत होकर के 5 साल का समय देना चाहिए। महत्वाकांक्षा वाले इस कैरेक्टर के चलते ही मोदी अपनी पार्टी में एक्सेप्टेबल नहीं नजर आ रहे हैं। नहीं, ये तो बिल्कुल सही है, मनोज जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा कि हाली एम्बिशियस हैं, इसमें दुरा नहीं है। साथ साथ ये है कि इनके इनसे भी बड़े कद्दावर लोग बीजेपी में हैं और एक बैग किसी चीज को लाके थोप देना इस बिना पे कि गुजरात में लगातार 3 बार रिपीट हुआ है और ये मान लीजिए कि सरपरी है और सम्मान है, हर स्टेट में मान लिए जाएंगे, इससे नाराजगी, इंटरनल नाराजगी बीजेपी में है। और यकीन मानिए, मैं कह रहा हूँ, ठीक कहा हमारे आसिम साहब ने अभी बताए थे कि 4 चुनाव के बाद देख लीजिए क्या होने वाला है। ये अभी जो बीजेपी जो 4-5 स्टेट में चुनाव हो रहे हैं, इससे ये भयभीत अंदर भयभीत है। क्या रिजल्ट होगा अगर रिजल्ट इनके फेवर में नहीं हुआ तो मैं इनको, जाजू साहब हैं या बीजेपी के जो भी प्रवक्ता हैं, इनको जवाब देना भारी पड़ जाएगा। रहा सवाल इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की बात, मैं बता दूं, मैं बिहार के सरजमीन से आता हूं। बिहार में आज के डेट में मैं बताऊं, गामी साहब एक एमएलए उनके थे, वो भी रिजाइन हटा दिया गया। प्रवक्ता उनका जो है बीजेपी का, उसको जहां थोड़ी सी बात ये बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ लोकतंत्र है, थोड़ी सी बात बोला तो उसको हटा दिया गया। कहां आपके यहाँ जो लोकतंत्र, लेकिन ऐसा तो आपकी पार्टी में भी हो जाता है ना कई बार, अगर कोई होता है थोड़ा बहुत होता है। कहने का मतलब वो बात नहीं है हर किसी भी कीमत पे। देखिए, आज इस चैनल नहीं, कई चैनलों में मैंने कहा कि हिंदुस्तान में 70-80 करोड़ हिंदू रहते हैं। 70-80 करोड़ में कुछ ही लोग संप्रदाय के मिजाज के हैं। अगर 100% हिंदू यहाँ के कॉमनल हो जाए तो मैं समझता हूँ कि मैं जेडीयू और कांग्रेस और सपा, बसपा, ममता कोई नजर नहीं आएगा। बीजेपी का इतना जिंदगी जब तक हिंदुस्तान रहेगा, हिंदुस्तान पे बीजेपी की हुकूमत रहेगी। बीजेपी का इस देश में नहीं आना इस बात की सबूत है कि मैं अभी कह दूं, मैं कहना चाहता हूं कि मैं जो कह रहा हूं कि हिंदुस्तान, मैं मुसलमान ज़्यादा हिंदुस्तान के हिंदुओं को सेकुलर मानता हूं कि जिसकी वजह से बीजेपी नहीं आ पाती है। जी बिल्कुल। कुंवर साहब, आपको भी ऐसा ही लगता है? नहीं, मैं अपने भाई अफजल अब्बास की बात से भी इत्तेफाक रखता हूं और मैं पहले भी सबसे पहली लाइन यही कही कि ये असफल प्रयोगशाला में ये असफल ये अपना फार्मूला हुआ है और हो सकता है कि वे ये अपना इनका मामला है। मैं बीजेपी के कुछ वरिष्ठ हमारे साथी हैं, श्याम जाजू जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, आपके मोदी से हमें कोई डर नहीं है और आपके यहाँ क्या हो रहा है इससे हमें कोई परवाह नहीं है। हम एक जमात के आदमी हैं, अपनी पार्टी की एक बात कर रखने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। जी। और मैं समझता हूँ कि कहीं से कहीं तक भी बीजेपी किसी राज्य में भी नहीं आ रही है। देश में तो क्या आएगी, जो आने वाला जो अभी 3 महीने बाद जो चुनाव है उसमें आप लोग, हाँ, विधानसभा के जो चुनाव होने जा रहे हैं वो, उसमें हम और जाजू जी फिर दोबारा से बैठ के इस पर चर्चा करेंगे। तो आपने बिल्कुल ही उम्मीदें खत्म कर दी बीजेपी के लिए, कहीं आपको कुछ नहीं दिख रहा है बीजेपी का। हकीकत यही है। एक बात और बता दें कि देखिए, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी बहुत गुब्बारे की तरह फूल रही कि एक व्यक्ति ने 3 बार मुख्यमंत्री बने, हैट्रिक लगाई, तो मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी में 3 बार शीला जी मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, चौथी की तैयारी है। लेकिन आप एक मिनट पूरी बात हो जाने। जी। और हिमाचल में वीरभद्र सिंह 6ठी बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन हमारे दोनों मुख्यमंत्री देश के लिए, प्रधानमंत्री के लिए अपना प्रचार नहीं कर, बिल्कुल समर्पित भाव से, नहीं समर्पित भाव से देश मुमकिन है। अपने प्रदेश, ईमानदारी से बताइए, राहुल जी के
अलावा, सोनिया जी के अलावा किसी और का नाम आप कह सकते हैं कि चिदम्बरम जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए? आप कहेंगे कि शीला दीक्षित को प्रधानमंत्री बनना चाहिए? नहीं कह सकते आप लोग। लेकिन ये आजादी नहीं आपके पास। मनमोहन सिंह ने क्या है? ये भावनाओं की बात है। कांग्रेस पार्टी के हर कार्यकर्ता की जो भावना होती है, भावना की बात है ये। नहीं, इसमें भावना क्या है? अब इसमें भावना क्या है? जब स्कोप ही नहीं है तो फिर भावना क्या है? बिल्कुल। देखिए, ये अगर शीला जी को ये पता चल जाए कल कि 3 बार वो जो दिल्ली में बेहतर शासन करती आई है, उसके बाद आगे बढ़ सकती है, तो वो भी कहेंगे कि भाई पीएम पद की दावेदारी में मैं भी हूँ, मैं भी इस रेस में हूँ। वीरभद्र सिंह जी भी कहेंगे, कौन नहीं कहेगा? शिवराज जी भी कहेंगे, मोदी जी भी कहेंगे, नीतीश जी भी कहेंगे, सब कहेंगे। नहीं, मुझे ये तो विकल्प ही नहीं है। कांग्रेस में इतने घमंडी और इतने नेता नहीं है, वो अपने समर्पित भाव से अपने प्रदेश की और अपने देश की सेवा कर रहे हैं, समर्पित भाव से। जहां तक अनुशासन का मामला है, तो अनुशासन में भारतीय जनता पार्टी का भी ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। जी। आप देखिए, हर चीज की एक सीढ़ी होती है। आप संसदीय राजनीति में है नहीं, राज्य के मुख्यमंत्री हैं, तो सीधे प्रधानमंत्री का बात फ्लोट करना भी एक अटपटा भी लगता है। ये लोकतांत्रिक आजादी की बात नहीं है। और जहां तक कांग्रेस की ये ताल्लुक रखती है सत्या बहन, ये कैसे कहेंगे कि राजीव गांधी का हुक्म नहीं चलता है, राहुल गांधी का और सोनिया का हुक्म नहीं चलता है? कांग्रेस पार्टी का, शीला जी 3 साल आने वाले 7 साल शासन कर ले तब भी शायद कांग्रेस पार्टी का मिजाज यही है। बाकी जो कुंवर साहब ने कहा, मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं। एक राजनीतिक विश्लेषक के नाते मैं ये कह सकता हूं कि दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भाजपा की स्थिति मजबूत है, लेकिन वह मोदी की वजह से मजबूत नहीं है। दिल्ली में एंटी इनकम्बेंसी हो सकता है या आप फैक्टर हो सकता है। राजस्थान में जो है सिंधिया एक वहाँ की प्रभावशाली नेता है। मध्य प्रदेश में शिवराज चौहान का बेहतरीन परफॉर्मेंस है। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह है, तो इसमें मोदी का कोई रोल नहीं होगा। देखिए, बीजेपी अगर चाहती तो सत्ता में आ सकती थी। शर्त ये था कि बिल्कुल सही कहा कि पहले से कोलिशन बनाती है, और जो पास यूपीए 2 में जितना भ्रष्टाचार बढ़ा है, जितना करप्शन बढ़ा है, इस मुद्दे को लेके अगर जन जन तक जाती तो एक माहौल पैदा होता। यहाँ तो लड़ाई प्रधानमंत्री के चक्कर में सारे मुद्दे गौन हो चुके हैं। सारे मुद्दे मोदी के ना कुछ है नहीं। महंगाई, आज पेट्रोल का दाम बढ़ गया, इसमें कोई बोल रहा है? कोई नहीं बोल रहा। बिल्कुल। तो इसमें बोलने की पार्टी के बड़े-बड़े कैंडिडेट आपस में लड़ते जाए, इस वजह से मुझे लगता है किसी भी मुद्दा गौन हो गया है। सिर्फ मोदी को घोड़ा मैदान दूर नहीं है जी। आने वाले दिनों में 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, घोड़ा मैदान दूर नहीं है। जनता के मन में क्या है, अंडरकरंट क्या है, इससे पार्टी का क्या परफॉर्मेंस है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और लोगों में लट्ठम लट्ठा शुरू हो गई। तो आपके यहाँ बिल्कुल, हाँ, इनके यहाँ अब लट्ठम लट्ठा गांव बसा नहीं, और ऐसी आपकी सरकार न तो आने वाली है ना आपकी सरकार बसने वाली है। इस बात को यकीन मान लिए, आज लिख के रख लीजिए। जाजू जी, आप भी कुछ कह दीजिए, बहुत कम वक्त है मेरे पास। भारतीय जनता पार्टी का अंडरकरंट क्या है, सभी सर्वेज में दिख रहा है, पूरे देश की जनता जान रही है। आने वाले दिनों में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। कौन करेगा सत्ता पर राज और कौन बाहर का रास्ता देखेगा, ये बताएगी कांग्रेस, बीजेपी या कोई और पार्टी। क्या होगा देखने होगा, और वक्त ही बताएगा, देश की जनता का मूड बताएगा कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी शिद्दत से आप सभी चर्चा में शामिल हुए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। इसी के साथ प्राइम मिनट में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए चैनल 1 न्यूज। नेकी का दिलाने अजर ये सस्ता